जय हिंद साथियों, आज हम आप लोगों के सामने बिहार बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर के साइंस पेपर को हम बताने जा रहे हैं। एक गाइडलाइन दिया गया है बिहार बोर्ड के तरफ से, उसी तरह का मॉडल प्रस्तुत किया गया है जिसमें हम साइंस के ऑब्जेक्टिव को आज बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड मतलब जो बिहार बोर्ड जारी किया है, एक सेट दिया है। अब इसमें से क्वेश्चन रहेगी ऐसी बात नहीं है, इसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए चलते हैं। विज्ञान का विषय कोड है 112, विज्ञान का विषय कोड है 112, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चन की संख्या 110 होगी। 110 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको हम धीरे धीरे बताते जाएंगे कि किस में से कितना जवाब देना है। ये फुल मार्क्स 80 होता है। 20 नंबर के लिए आपको मतलब स्कूल देगी, 20 नंबर प्रैक्टिकल, विज्ञान में 20 नंबर प्रैक्टिकल, 80 नंबर का टेस्ट, 80 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन दिया गया है। ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो आइए चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? यानी किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने कोई रुकावट मतलब अपारदर्शी वस्तु जब रखते हैं तो उसके पीछे काला क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। प्यारे बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी 0, 50, अनंत 100 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। अब 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले आपको देखना होगा उत्तल लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसके लेंस की क्षमता भी धनात्मक ही होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी है तो इसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी प्लस में। क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी प्लस में। 1D, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? प्यारे बच्चों, अपसारी और अभिसारी ध्यान देकर सुन लीजिए। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है, लेकिन दर्पण में ठीक इसका उल्टा होता है। तो यहां क्वेश्चन है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन क्या होगा? बी, अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है भिन्न भिन्न। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का आशय मात्रक क्या होगा? प्यारे बच्चों, आवर्धन का आशय मात्रक होता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन होगा मात्रक विहीन। क्या होगा? मात्रक विहीन। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? प्यारे बच्चों, हीरा दुनिया में एक ऐसा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? हीरा। एक अभिसारी लेंस बनाता है। अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस, अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो याद रखना है, उत्तल लेंस में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो क्या होगा? सदैव वास्तविक नहीं होगी, सदैव आभासी नहीं होगी, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब होगी। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? प्रकाश के नीला रंग का होना प्रकाश का क्या है? प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्यारे बच्चों, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा, ये तीनों है। इनमें से सभी ये प्राइमरी कलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहां होती है? प्यारे बच्चों,
किसमें होगी? रेटिना में। किसमें होगी? रेटिना में। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? ध्यान देना है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और जरा दृष्टि दोष के लिए बायफोकल लेंस एवं अबिंदुकता के लिए सिलेंडरी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं। लिखा हुआ दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व तो क्या होता है? प्यारे बच्चों, ये अलग अलग सिस्टम है। वैसे देखिए, कुछ लोग 1/16 सेकेंड तो कुछ 1/10 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों याद रखना है 1/10 सेकेंड ध्वनि का स्थायित्व है कान में, जबकि नेत्र के लिए 1/16 सेकेंड। ये कन्फर्म आंसर होगी। यहां देखना 1/10 सेकेंड को भी। ध्वनि का जो कान में कैपेसिटी होती है रखने की वो 1/10 सेकेंड, जबकि आंख के लिए वो कितना है? 1/16 सेकेंड। 14 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट का होता है? प्यारे बच्चों, जूल प्रति सेकेंड मतलब वाट होता है। जूल प्रति सेकेंड मतलब वाट। मैं एक बार वाट को समझा दूं। 50 वाट का मतलब होगा 1 सेकेंड में 50 जूल ऊर्जा। 1 सेकेंड में 50 जूल ऊर्जा। तो 1 वाट का मतलब 1 सेकेंड में 1 जूल। 1 सेकेंड में 1 जूल। तो प्यारे बच्चों जूल प्रति सेकेंड यहां देख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। 14 के बाद चलिए 15 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, याद रखना है 1 kWh में 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है और इसे एक यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलचाल की भाषा में एक यूनिट कहा जाता है, जबकि दूसरा भी नाम होता है एक बोट यूनिट। एक बोट BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे एक यूनिट भी कहा जाता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अब यहां है 1 kWh। अभी तुरंत हमने कहा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? मैक्सवेल, आइंस्टीन, ऑस्टेड। क्या होगा? फ्लेमिंग। क्या होगा? फ्लेमिंग। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूजन में हो जाता है। दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय। किस पर? उष्मीय पर। 1 मेगा एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 मेगा एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, सॉरी 1 मेगा एम्पियर सही है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्यारे बच्चों ये सीरीज है, श्रेणी क्रम होगा। क्या होगा? श्रेणी क्रम होगा। प्रतिरोध का मान जो बढ़ाएंगे तो श्रेणी क्रम में और कम करेंगे तो समांतर क्रम में। अब कोई इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? यह जाना माना क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम। क्या होगा? नाइक्रोम। जिस तरह बिजली बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है, उसी तरह यहां इलेक्ट्रिक हीटर का कुंडली नाइक्रोम का होगा। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? CO2। क्या होगा? CO2। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? प्यारे बच्चों जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो क्या होगा? ऑप्शन डी। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। याद रखना है सूर्य एवं अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है ये नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? नाभिकीय विखंडन द्वारा। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का। किस सेल का? सूखा सेल का। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? याद रखना हाइड्रोजन। कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZNO जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ यहां चल गया, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? कार्बन अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन अपचयित हो रहा है।
जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्यारे बच्चों याद रखना है, कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया जब करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन सी गैस मुक्त करेगी? हाइड्रोजन गैस H2। क्या होगा? H2। निम्न में से कौन गैस चूना जल को दूधिया करता है? सर्वविदित क्वेश्चन है, CO2। कौन सा गैस? CO2। निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना है? यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ए नंबर बुझा हुआ कली चूना, कली चूना का CaO होगा, बुझा हुआ चूना CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दंत मंजन प्राय होते हैं क्षारीय। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। क्या होगा? उसी को सिट्रिक एसिड कहेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? यहां ध्यान देना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार है जिसका पीएच मान 10.5 होगा। जस्ता कायस्क है, जस्ता कायस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, सिनेबार पारा का है। अब बच गया सोडियम क्लोराइड, वो नहीं है, जिंक ब्लेंड का। क्या होगा? जिंक ब्लेंड। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है क्या होगा? औरम, सोना। औरम माने सोना। निम्न में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? प्यारे बच्चों आयनिक यौगिक नहीं है, HCN। क्या होगा? HCN। ध्यान दीजिए, CaCl2 आयनिक यौगिक है, KCl आयनिक यौगिक है, CO2 एक मिनट देखा जाए। CO2 के लिए देख रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन नहीं। ये आयनिक यौगिक HCN। क्या होगा? HCN। हीलियम गैस है, हम बताते हैं बार बार बच्चों को, 6 निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेनन। तो जिसमें कौन सा गैस है? ये हीलियम गैस है, अक्रिय। क्या है? अक्रिय। चलिए 40 नंबर पर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। क्या होगा? हीरा। बेंजीन का अनुसूत्र है C6H6। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है बेंजीन। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कौन सा आबंध होता है? एकल आबंध। कौन आबंध होगी? एकल आबंध। चूना का रासायनिक नाम क्या है? प्यारे बच्चों चूना जल का मतलब बुझा हुआ चूना। चूना जल का मतलब बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसे हम बुझा हुआ चूना कहेंगे, लेकिन यहां केमिकल नेम की बात है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चीनी का रासायनिक सूत्र सब कोई जान रहे हैं, C12H11। निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ध्यान देंगे, एल्केन का जो भी मेंबर है वो कम क्रियाशील होता है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होता है, जबकि अनसैचुरेटेड ज्यादा होता है। तो यहां देखिए C2H6 एल्केन का है, एल्केन का मेंबर, ये भी एल्केन का मेंबर, ये भी एल्केन का मेंबर। यहां देखिए C2H4, ऑप्शन डी। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? प्यारे बच्चों ये मेंडलीव काका का नियम है। मेंडलीव महोदय ने परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया था। क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। निम्न में कौन क्षार धातु नहीं है? प्यारे बच्चों कौन क्षार धातु नहीं है? मैग्नीशियम, सोडियम, रुबिडियम, लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम क्षार धातु। रुबिडियम में भी क्या होगा? रुबिडियम। निम्न में कौन सा हेलोजन समूह का सदस्य है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हेलोजन समूह के सदस्य हैं। तो हेलोजन समूह में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन आ गया। क्या आ गया? C नंबर। जिंक की परमाणु संख्या सबको पता, जिंक 30 नंबर में। जिंक क्या नंबर में? 30 नंबर में। निम्न में कौन विद्युत ऋणात्मक होते? प्यारे बच्चों याद रखना है, विद्युत धनात्मक धातु होता है और विद्युत ऋणात्मक अधातु होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए। राजस्थान के किस गांव में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी थी? पवना, खजरी, रानी, रैनी। राजस्थान के किस ग्राम में? प्यारे बच्चों राजस्थान में खजरी होगा, राजस्थान में खजरी होगा, जबकि उत्तराखंड रहता तो रैनी ग्राम होता, इसीलिए क्या होगा? खजरी।
निम्न में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? ऑप्शन बी होगा, बढ़ती जनसंख्या। 53, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम कचरा प्रबंधन का आधुनिक तरीका बताए होंगे, कमी, पुनरुपयोग और पुनर्चालन। इसमें से देखिए, पुनर्चालन है, वस्तु के उपयोग में कमी है, वस्तु का पुनरुपयोग है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ध्यान देना है, सौर प्लेट जो बनी होती है उसका सौर सेल सिलिकॉन से, किससे? सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन बायोगैस के संघटक है? प्यारे बच्चों, मीथेन होता है। बायोगैस में 75% मीथेन ही होता है। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, कहां पाई जाएगी? आमाशय में। पेट में जठर ग्रंथियां होती, आमाशय में। निम्न में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? लाइपेज। क्या होगा? मुख में होता है टाइलिन और वसा के पाचन में लाइपेज। पित्त रस का रंग कैसा होता है? प्यारे बच्चों ध्यान देना है, पित्त रस के रंग में कुछ हेरा फेरी है। कुछ लोग का मानना होता पीला, कुछ का मानना होता हरा। मेरे समझ से इसका रंग क्या होगा? पीला से हरा होता है, इसीलिए क्या होगा? हरा, बी नंबर। पौधों में श्वसन होता है, तना में, जड़ में, पत्तियों में। प्यारे बच्चों, होता तो वैसे पत्तियों से है, लेकिन कभी कभी जड़ से भी, रोम से भी होता है, कभी तना से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। हरे पौधे रात्रि में किस समय का निष्कासन करते हैं? किस गैस का? प्यारे बच्चों, याद होगा, गांव घर में भी, वैसे समाज में भी कहा जाता है रात के समय पेड़ पौधों के समय नहीं सोना चाहिए, चूंकि उस समय पेड़ पौधा भी O2 और CO2 छोड़ता है। तो रात्रि के समय में कौन सी गैस होती है? निष्कासन। निष्कासन छोड़ना, CO2 छोड़ना। रात में CO2 छोड़ती है, क्या होगा? CO2। चलिए 62, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी? याद रखना, 2 एटीपी। किण्वन के फलस्वरूप कितने होंगे? चूंकि अवायवीय श्वसन का अंग है, कम ऊर्जा निकलती है, 2 एटीपी। सामान्य डायस्टोलिक प्रेशर, ध्यान दोगे, अगर सिस्टोलिक रहता तो 120 mmHg होता, यहाँ क्या है? डायस्टोलिक, इसीलिए क्या होगा? 80 mmHg। 80 mmHg। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? प्यारे बच्चों, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में होगी। किसमें होगी? पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी। अस्थि क्या है? अस्थि एक उत्तक है। अस्थि क्या है? एक उत्तक है, उत्तक। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, छाल में भी, पत्तियों में भी, कोष्ठीय रिक्तिकाओं में भी, इनमें से सभी। वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, वृक्क वाली चर्चा तो नेफ्रॉन। क्या होगी? नेफ्रॉन। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ, टेनिन भी है, रेजिन भी है, गोंद भी है, इनमें से सभी। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र सेरिब्रम। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र सेरिब्रम। जड़ का अधोगामी वृद्धि, प्यारे बच्चों, जड़ की वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन के अनुसार होती है। किसके अनुसार? गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन डी। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, याद रखना, एस्ट्रोजन नर हार्मोन्स है जो कौन स्रावित करती है? वृषण। कौन स्रावित करती है? वृषण। स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? याद रखना है, स्वपरागन की क्रिया किसमें होगी? ध्यान देना है, एकलिंगी, उभयलिंगी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? उभयलिंगी। क्या होगा? उभयलिंगी। गर्भाशय किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? प्यारे बच्चों, याद रखना है, गर्भाशय के किस भाग में? गर्भाशय का एक हिस्सा है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। भ्रूण का विकास गर्भाशय में ही होता है, लेकिन गर्भाशय का एक पार्टीशन होता है जिसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। निम्न में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाए जाते हैं? शुक्रवाहिका पुरुष जननांग है। अनुवांशिकता का पिता सबको पता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? ऑस्ट्रिया। याद रखना, कहां? मेंडल कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के एक मठ के पादरी थे, ईसाई धर्म के थे ये। इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? वंश, वर्ग, गण, जगत होगा। ये नम्मा क्लास का क्वेश्चन है। क्या होगा? जगत। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है
जीवाणु, कवक, शैवाल, ए और बी दोनों। प्यारे बच्चों, सूक्ष्म उपभोक्ता के अंतर्गत जीवाणु और कवक दोनों आता है, जीवाणु और कवक दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता। कौन उपभोक्ता? द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषीय स्तर पर जाती है? हमने कहा था कल, ये लेल्डेमान का नियम है 10% का नियम। कई प्रतिशत का? 10% का। ये 80 तक ऑब्जेक्टिव था। प्यारे बच्चों, हो सकता कहीं कुछ मिस हुआ होगा, वैसे हम गहन चिंतन करके बताएंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता उल्टा पुल्टा हुआ होगा, तो अगले वीडियो में जब हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे या शॉर्ट और लॉन्ग, तो उस समय उस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। ये बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया है, एक गाइडलाइन है, जिससे निश्चित रूप से आप गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे और इसका अनुकरण करेंगे। बहुत सा ऐसा क्वेश्चन इसमें से है जो निश्चित रूप से पूछी जाने वाली क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ एक बार बता दें, साइंस सेक्शन बी, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से 4 प्रश्न के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। देखिए, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? लिखा चुके, पढ़ा चुके हैं। हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का क्या कारण है? दुनिया में हीरा का ऐसा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे उच्च होता है। सबसे उच्च होता है 2.42। चूंकि यह प्रकाश को वहीं से रिफ्रैक्ट कर देती, अपवर्तित कर देती है। यह दुनिया का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाली पदार्थ है। फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषता। फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषता। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखें। पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस। ये अगले दिन हम शॉर्ट वीडियो अगले वीडियो में जब आएंगे तो इसका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को हम बताएंगे, समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक चीज कहना भी भूल गए थे हम, सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।